नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संकट मोचक पर ही संकट के बादल मंडरा रहे हैं। आज यदि पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के 4 कार्यकर्ता खड़े हैं तो वे नरोत्तम मिश्रा के बारे में चर्चा जरूर कर रहे हैं। क्या होगा, क्या भविष्य होगा, पार्टी दोबारा उनको लेगी, क्या राज्यपाल बना देंगे, क्या संगठन में उपयोग होगा या अन्य नेताओं की तरह साइड कर दिए जाएंगे। तमाम सारी अटकलें चल रही हैं। कुछ भी हो, नरोत्तम मिश्रा को आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता। पिछले लंबे समय से नरोत्तम मिश्रा इस पार्टी में संकट मोचक यूं ही नहीं कहलाते थे। बेशक उनके और शिवराज जी के बीच में लंबी खाई थी, लेकिन जब भी शिवराज पर या शिवराज की सरकार पर कोई संकट आया, नरोत्तम मिश्रा सबसे पहले छतरी लेके पहुंचे हैं। उन्होंने उस संकट को दूर करने की कोशिश की है। ये सब जानते हैं। मैं कोई उनकी ऐसा नहीं है जो मैं कह रहा हूं, मैंने उनके जो गलत था वो भी मैंने बताया कि उनके कार्यकर्ताओं ने दतिया में जो किया वो पूरा के पूरा ठीक रहा। नरोत्तम मिश्रा के सिर पे फूटना तय है, ये तय है। लेकिन अब वाकई एक चर्चा है पूरी बीजेपी में, चाहे वो 80 साल का कार्यकर्ता हो या 18 साल का कार्यकर्ता, एक बात जरूर पूछ रहा है, नरोत्तम मिश्रा का क्या होगा। अब नरोत्तम मिश्रा का क्या होगा, इसी बात का सवाल, इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आज मैंने अपने स्टूडियो में बुलाए हैं एक ऐसे पत्रकार जो नरोत्तम मिश्रा को बहुत नज़दीक से जानते हैं। 15 दिन चाय के घूंट नरोत्तम जी के साथ लेते ही हैं। नाम है रिजवान अहमद सिद्दीकी और उनसे समझते हैं। और इतना ज़रूर चाहूँगा कि मित्र कम पत्रकार ज़्यादा बनिए और आज बताइए हमको कि नरोत्तम मिश्रा जी का बीजेपी में भविष्य क्या है। भाई आपका बहुत स्वागत है और सवाल मैंने पहले कर लिया है स्वागत बात में। धन्यवाद रविंद्र भाई। एक संशोधन करूँगा, वो चाय नहीं कॉफ़ी है। हाँ, अक्सर हम कॉफ़ी साथ में पीते हैं और कई बार हम आपको भी आमंत्रित कर लेते हैं उसमें। रविंद्र भाई बिल्कुल सही है, सवाल यक्ष प्रश्न है, बड़ा सवाल है ये कि नरोत्तम मिश्रा जैसे इतने कद्दावर नेता का, और जो मध्य प्रदेश ही नहीं उत्तर प्रदेश में भी देश के कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी समय समय पर उनका उपयोग लेती रही है। और सरकार में तो, और ख़ास तौर से फ्लोर मैनेजमेंट में संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर तो उन्होंने रिकॉर्ड बनाए हैं। और उन्हें सचिन तेंदुलकर भी कहा तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष ने। लेकिन अभी तो संकट गहरा है, क्या होगा भविष्य, हाईकमान की पसंद है, रह भी गए कि नहीं रह गए, इसलिए कि उनके और अमित शाह के रिश्ते को लेकर बहुत तरह की चर्चा है और जग जाहिर भी है। अमित शाह उन्हें बहुत, दिल्ली का मीडिया एक नई तरह की नैरेटिव गढ़ रहा है। उनका कहना है कि नरोत्तम मिश्रा को लेकर अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के बीच में दूरी बढ़ गई है। उनका ये कहना है दिल्ली के मीडिया का कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट सिर्फ और सिर्फ इसलिए काटा गया क्योंकि वो अमित शाह के खास थे। मतलब ये टिकट काट के नरेंद्र मोदी जी ने अमित शाह जी को एक तरह से नीचा दिखाया है। रविंद्र भाई शायद ये बात अतिशयोक्ति हो सकती है क्योंकि दिल्ली का मीडिया नैरेटिव बना रहा है, मैं कोई उसकी खबर पर नहीं जा रहा हूँ। ये अतिशयोक्ति हो सकती है इसलिए कि दिल्ली के कुछ पत्रकार, जो बड़े पत्रकार हैं, जो यूट्यूब या इस तरह की चीज़ों पर भी बहुत वो काम करते हैं, वो इस तरह का उन्होंने नैरेटिव बनाने का प्रयास किया है। लेकिन फाइनल जो मोहर है वो नरेंद्र मोदी ही लगाते हैं। और जब नरेंद्र मोदी कोई बात कह देते हैं, जो मैं समझता हूँ जहाँ तक, इसलिए कि हम वहाँ तो देखने गए नहीं, लेकिन जो नरेंद्र मोदी कह देते हैं तो फिर अमित शाह उसमें आर्ग्यूमेंट नहीं करते, कभी बताते हैं, सब चीज़ें पेश करते हैं। लेकिन यही राकेश सिंह को हटाए जाने के समय भी हुआ था। उस समय मोदी जी, अमित शाह की पसंद राकेश सिंह थे, वी.डी. शर्मा एकदम से आ गए थे और राकेश सिंह का तो कार्यकाल भी पूरा ठीक से नहीं हुआ था। वी.डी. शर्मा एकदम आ गए थे, लेकिन उस समय भी जे.पी. नड्डा ने मोदी जी को की सहमति ले ली और वी.डी. शर्मा आ गए। तो लेकिन उस समय जब अपने लोगों की कीमत पर भी अमित शाह उनसे तकरार नहीं करते, मतलब उनसे कोई तर्क नहीं करते, तकरार तो बहुत बड़ा शब्द हो जाएगा। तो यहाँ नरोत्तम मिश्रा के साथ भी यही है। आश्वस्त हो गए थे वो कि वो चुनाव लड़ेंगे, पर्चा तक खरीद लिया था उन्होंने। लेकिन और जो कुछ भी इस पूरे मामले में एपिसोड में हुआ था, जो राजेंद्र भारती को सज़ा हुई और सब कुछ, उसमें तो जाहिर है सब लोग समझते ही हैं, पर्दे के पीछे से सारा गेम उन्हीं का था। और ग्रैम्बलर जो है वही उस आखिरी बाजी में नहीं शामिल हो पाया। कल वो भावुक भी हो गए थे, जैसा आपने जिक्र उसका किया है।
लेकिन नरोत्तम मिश्रा इस तरह के संकट में पहली बार आए हैं ऐसा नहीं है रविंद्र भाई। उमा जी चीफ मिनिस्टर बनी, सभा में बोलाई थी डबरा के कि मैं मंत्री बनाऊंगी इनको, जब वो चुनाव लड़ रहे थे। इत्तेफाक नहीं बने। फिर उसके बाद जब परसीमन हो गया, डबरा सीट जो है वो आरक्षित हो गई अनुसूचित जाति के लिए, तो बगल में भीतरवार था, लेकिन नरोत्तम मिश्रा को दतिया भेज दिया गया, ज़िला बदर कर दिया गया। सीधी सीधी अगर हम बात करें, ये भी सियासत का एक हिस्सा है। वहाँ जाकर जीत गए, फिर मंत्री नहीं बनाया गया, घर में सुनसान, अभी तो सुनसान नहीं, अभी चहल पहल बहुत है, लेकिन आने वाले वक्तों में सूना होता है जब लोगों के यहाँ नहीं होते लोग। बहुत से मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री या वर्तमान विधायक भी हैं, उनके यहाँ नहीं, जो मंत्री हैं तो प्रकृति का नियम है। बिल्कुल। तो तब भी ये परिस्थिति थी। फिर कहा गया, जब राकेश सिंह अध्यक्ष बने थे उस समय भी कहा जा रहा था वो प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले हैं। ऐसे बहुत अवसर ऐसे आए। तो मुझे अभी लगता है कि नरोत्तम मिश्रा को अभी भी उनसे काम पार्टी लेगी, इसलिए कि जब वो चुनाव हार गए तो उनसे पार्टी ने एक बहुत बड़ा काम लिया था। वो ज्वाइनिंग टोली जो है उन्होंने काम लिया था, और जाहिर है पार्टी के सामने भी एक संकट है। ये तो अब किस रूप में लेगी काम भाई? भाई आपने विधायक बनने नहीं दिया, संगठन में कोई पद दिया नहीं है। अब यही है कि अब नितिन नवीन की एक टीम बनने वाली है। एक अंतिम उम्मीद कह सकते हो कि उनके बारे में इतने कयास होते हैं मध्य प्रदेश में। जब भी कोई मौका आता है, पहला नाम नरोत्तम मिश्रा जी का चल जाता है, फिर जब नाम कटता है तो लोग कहते हैं कि नहीं संगठन शायद नाराज होगा या ये, तो एक नैरेटिव तो उनके बारे में बन ही गया है। अब आपको क्या लगता है कि संगठन क्या उपयोग करेगा उनका? देखिए, सत्ता है, डबल इंजन की सरकार है, आप बहुत से अवसर होते हैं सरकारों के पास लोगों से काम लेने के, कई तरह के अवसर होते हैं। अब उन्हें वो किस तरह से काम लेना चाहते हैं ये तो मोदी जी ही जाने, इसलिए कि नरोत्तम जी के बारे में जो भी काट दिया नरेंद्र मोदी जी ने जी, तो फिर किस मुँह से काम लेंगे? उनसे जो भी निर्णय है नरेंद्र मोदी को ही लेना है। अब उनका निर्णय सब नरेंद्र मोदी के हाथों में है। उनके लिए जो निर्णय है वो तो वही करेंगे, मुझे जैसा मैं महसूस करता हूँ। और कभी ना कभी तो पिघलेंगे ऐसा वो भी उम्मीद, नरोत्तम मिश्रा भी उम्मीद करते होंगे। कल वो बहुत भावुक हो गए। एक्चुअली आपने देखा कि मध्य प्रदेश में भी एक अघोषित मार्गदर्शक मंडल है। ये बात दूसरी है कि मार्गदर्शन कभी लिया नहीं जाता, लेकिन उस पर करीब 35-40 लोगों की भर्ती हो चुकी है। हमने लिस्ट भी बनाई है। तो ऐसा तो नहीं है उसी में नरोत्तम मिश्रा जी को भेज दिया जाए। मैं अभी आपसे यही जिक्र कर रहा था रविंद्र भाई कि ज्वाइनिंग टोली नरोत्तम मिश्रा एक गारंटी है लोगों को लाकर उनको कहीं ना कहीं व्यवस्थित करने की। पार्टी के सामने एक ये, और वो जो भी विपक्ष से जो भी लोग आते रहे हैं अभी तक, तो ये था कि नरोत्तम मिश्रा अगर उन्होंने कोई आश्वासन दे दिया तो जाहिर है लोग विश्वास करके आ जाते हैं। बहुत लंबी संख्या में आए। अभी भी दतिया के ये जो उपचुनाव हो रहा है, इसके पहले भी कांग्रेस के बहुत ढेर सारे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। देखिए, ये तो बात की बातें होंगी। पहले तो ये बताओ आप, उन्होंने कहा कि 16 तारीख से मैं दतिया में डेरा डालूंगा और किसी भी कीमत पे जिता के लाऊंगा। क्या लगता है कि जो कार्यकर्ता कल तक सड़कों पे थे, जिन पर FIR हो गई हैं, जिनके इस्तीफे हुए, हालांकि इस्तीफे मंजूर नहीं हुए हैं, लेकिन पुलिस के जिनने डंडे खा लिए हैं, वो काम करेंगे आशुतोष के लिए? नरोत्तम मिश्रा के कहने के बाद भी काम करेंगे आशुतोष के लिए? देखिए, वो जिलाध्यक्ष तो मंच पे थे, भारत मिलाप भी हो गया है। आशुतोष तिवारी और जिलाध्यक्ष जो कुशवाहा हैं वो गले मिल रहे थे मंच पर ही, और जाहिर है, लेकिन मार बहुत लोगों ने खाई है, मार बहुतों ने खाई है। मैं उस दिन भी जिक्र कर रहा था, उस दिन आप विश्वास नहीं कर रहे थे कि पुलिस ने डंडे चलाए हैं, पुलिस ने बहुत चलाए ना, नहीं, गाड़ियाँ तोड़ी, पिटाई की, बहुत कुछ किया पुलिस ने। वीडियो भी आए हैं। हाँ, लेकिन पुलिस ने आम लोगों की गाड़ियाँ फोड़ रही है पुलिस, वीडियो आए हैं। वो बाद में आए। और इस पूरे मामले में मैं तो ये कहूँगा कि वहाँ के प्रशासन ने चुनाव आयोग के अधीन प्रशासन के जैसा व्यवहार तो किया ही नहीं। 1 घंटा लगता रविंद्र भाई, मैं और आप जानते हैं, हमने बहुत 11 घंटे क्यों रहने दिया जाए? 1 घंटा लगता। वो 6 बजे शुरू हुआ, 7 बजे हटा सकते थे। 2,500-3,000-4 हजार लोग कितनी देर रुके जा सकते थे? नहीं रुके, कोई जरूरत नहीं थी रात भर के लिए। हटाया जा सकता। सुबह 4 बजे का वेट क्यों किया? किसने इंतजार कराया, किसने इंतजार किया, और प्रशासन किसके निर्देश इस लेवल तक मान रहा था? इसकी जांच होनी चाहिए। और चुनाव आयोग से इतनी नरोत्तम मिश्रा ही करा रहे होंगे क्योंकि उन्होंने अपना फोन बंद कर लिया था। नहीं, नरोत्तम मिश्रा की चलती है कि सरकार में इतनी कि वो SPO कलेक्टर उनकी मर्जी से, दतिया में तो चलती है। SPO कलेक्टर उनकी मर्जी से चल रहे हैं। दतिया में भी नहीं चल रही उनकी। SP कलेक्टर मुझे तो नहीं लगता कि उनकी मर्जी से चलते इस लेवल तक। और चुनाव कोई सरकार के अंडर में तो है नहीं वो अधिकारी, वहाँ तो आचार संहिता लगी हुई है।
इन अधिकारियों ने इतने घंटे इस मामले को क्यों पकाया? और यही अगर हम सपोज ये आपको करें, क्या कहना है आपका? आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या कहना चाहते हो कि मैं ये सीधा कहना नरोत्तम मिश्रा चाहता को बदनाम करने के लिए किया? मैं सीधा कहना चाहता हूं, बदनाम करें नहीं करें, हो सकता है आने वाले वक्त में चुनाव लड़ना था, ये भी एक षड्यंत्र था, इन प्रशासन का षड्यंत्र था, मान मनोबल थी इन कार्यकर्ताओं की, इसलिए कि पीट दोगे, बहुत ज्यादा कार्रवाई कर दोगे, बहुत पीट पाट दोगे तो काम नहीं कैसे करा पाते। अभी तो कहने की स्थिति थी ना कि तुमने इतनी बदतमीजियां की, उसके बाद भी हमने तुम्हारे साथ वो सख्ती नहीं की। अगर ये कांग्रेस के लोग करते, 15 मिनट नहीं रहते उस जगह पर, 15 मिनट नहीं बैठ सकते थे। बीजेपी के थे तो 1 घंटा लगता, लेकिन हौसले बड़े होते हैं ना थोड़ा। 70 लेकिन मेरा मूल सवाल तो खड़ा है अभी जी, नरोत्तम मिश्रा जी के कहने पे वोट देगी पब्लिक आशुतोष को? पब्लिक अलग बात है, कार्यकर्ता अलग बात है, पब्लिक के अलग सेंटिमेंट्स होते हैं। इस बार जो मैंने महसूस किया है, इस बार पब्लिक नरोत्तम मिश्रा को विधायक बनाना चाहती थी, इसलिए कि उनमें वो एक मंत्री देखती थी। कुछ लोगों ने तो ये तक कहना शुरू कर दिया था कि उन्हें वो मुख्यमंत्री भी देखने लगे। तो टिकट किसने काटा, दिल्ली से या भोपाल से? दिल्ली से। भोपाल की कोई इच्छा नहीं थी टिकट काटने की? भोपाल की इच्छा अनिच्छा बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। जब भोपाल अपना सीएस अपनी मर्जी से नहीं बना सकता, अपना डीजीपी अपनी मर्जी से नहीं बना सकता, तो वो टिकट किसी की टिकट विकट नहीं कटवा सकता। मेरा ऐसा मानना है। तो ये तो दिल्ली की इच्छा है। अब दिल्ली ने क्यों किया ऐसा, कैसे किया, कब किया, कहाँ से किया, किसका फीडबैक लिया, किससे चलिए रिजल्ट क्या रहेगा? कांटे की टक्कर है और सरकार है, तो सरकार यदि चुनाव जीत गए जी, तो नरोत्तम जी का कितना फायदा है, और चुनाव हार गए तो उनका कितना नुकसान है? आप साफ साफ बताना। नरोत्तम जी की अग्नि परीक्षा है दोनों परिस्थितियों में। अगर जीत गए तो दतिया से बाहर हो गए, हार गए मतलब यदि जीत गए तो उन्हें अब दतिया का मकान छोड़ के डबरा वापस चला जाना चाहिए। दतिया से डबरा में तो कुछ स्थिति है ही नहीं, आरक्षित है। अरे आरक्षित तो है। अभी उन्हें ये 2 घर बना रखे हैं, एक घर उनका डबरा में है, एक दतिया में, एक भोपाल में है। तो दतिया वगैरह वाला घर तो खाली खरीदेंगे। वो उनकी चॉइस है, घर बनाया उन्होंने, बाकायदा बड़ा सा घर बनाया, तो उनकी चॉइस है। दतिया भी उनके लिए परिवार जैसा ही हो गया है, पारिवारिक रिश्ते हो गए उनके वहाँ। लेकिन ये वो मैं कह रहा हूँ कि वो तो अभिशप्त हो गए इस पूरे मामले, हार जीत दोनों में। अगर जीत गए तो उनकी जो दावा है वो बहुत कमज़ोर हो जाएगा दतिया में फिर आने वाले वक्त में। और अगर हार गए तो यही कहा जाएगा कि इन्होंने हरवा दिया, इनके लोगों ने हरवा दिया। तो राजनीतिक कद कम हो जाएगा। अब कद कम होना बढ़ना अलग बात है। सियासत में बहुत तरह की चीज़ें अलग अलग तरह से काउंट की जाती है। हो सकता है ये हो कि नरोत्तम। अच्छा एक बात बताओ, आप तो नरोत्तम मिश्रा जी से उस दिन भी मिले थे जब वो इस पूरे दतिया कांड के बाद पहली बार आए थे भोपाल पंजाब मेल से। फिर कल वो नामांकन भरा के लौट के आए, तो आज सुबह भी उनके साथ आपने कॉफ़ी पी है। आपको क्या लग रहा है उनके व्यक्तिगत संबंध मोहन यादव, हेमंत खंडेलवाल से और संगठन में किस तरह के हैं? उनके मोहन यादव से अच्छे संबंध हैं और साथ में मंत्री भी रहे हैं, प्रभारी मंत्री भी रहे हैं। वो कल एक बड़ा फोटो चल रहा था जी, आपने देखा? जी, उस फोटो में नरोत्तम मिश्रा मंत्री के रूप में, ये विधायक के रूप में, अब ये बैठे हुए हैं टिकट कटे विधायक के रूप में जी, और वो बैठे हैं सीएम के रूप में। वो एक प्रीतम लोधी की भी फोटो साथ में एक किसी ने चला दी। वो तो सोशल मीडिया है, सबके पास स्वतंत्रता है। लेकिन अगर आपको याद हो, मोहन यादव मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले नरोत्तम मिश्रा से मिलने आए थे, तो उनसे मिलने गए थे। तो जाहिर है कि उनके संबंध बहुत अच्छे हैं। और इस समय जो ये दौर था, जिस समय कई दिग्गज जो हैं वो कहीं ना कहीं हाईकमान से निरंतर शिकायत करते रहे हैं, तो ऐसे समय में नरोत्तम मिश्रा का इस पूरे मामले में मौन रह जाना तो कहीं ना कहीं मोहन यादव के लिए एक तरह का। एक आखिरी सवाल और है, देखिए हर राजनेता चाहता है कि जब वो अपने पीक पे हो तब अपने बेटे को कहीं ना कहीं वो एडजस्ट करते हैं राजनीति में। कई लोगों ने कर भी लिया, हमने देखा। उमा जी ने भी अपने भतीजे को कर दिया, पटवा जी भी अपने भतीजे को कर गए, ओम प्रकाश सकलेचा का बेटा विधायक है, कैलाश जोशी अपने बेटे को मंत्री तक बना गए थे अपने जीवन काल में। तो बहुत सारे लोगों ने कर लिया। कैलाश विजयवर्गीय ने बेटे को विधायक बना लिया। नरोत्तम मिश्रा जी को ये हमेशा रहेगा कि जो हाइट बेटे को राजनीति में दिलाना चाहिए था, कोई पद दिलाना चाहिए था, विधायक सांसद कुछ मिलता, वो अपने बेटे को पूरी तरह लॉन्च नहीं कर पाए राजनीति में। देखिए बेटा उनकी पूरी सियासत वहाँ की देखता है और बीजेपी ने जो पॉलिसी बना ली, कैलाश अकेले नरोत्तम भाई नहीं है,
बहुत सारे बहुत लोग ढेर ये सारे जो लोग। अभी पिछले 5-6 साल के गोपाल भार्गव का जो गोपाल बेटा है भार्गव वो नहीं कर बहुत पाए होनहार हैं। है, उनका भूपेंद्र सिंह जी भी कोशिश अपने कर ही बेटे रहे को हैं। ब्रांड उसको लॉन्च कर ही रहे हैं लगातार, वो हाँ, सोशल मीडिया में लगातार बहुत कर रहे आता हैं। जी, वो जी, करते हैं, और उसमें तो बहुत पैसे भी खर्च किए भूपेंद्र सिंह तो ने। नरोत्तम जी कितने लेकिन सफल रहे, कितने असफल रहे? देखिए, बीच में पार्टी ने एक पॉलिसी बना ली थी जो हम महसूस करते हैं कि आप हटिए तो आपकी अगली पीढ़ी आएगी, तो जब हटेंगे तो हो सकता है गोपाल भार्गव हटेंगे तो उनके बेटे को अवसर मिल सकता है। नरोत्तम मिश्रा जब अगर मान लीजिए सक्रिय चीज़ों के साथ अब एग्जिट हो जाएगा आने वाले वक्त में, तो हो सकता है डॉक्टर सुकर्ण मिश्रा को मौका मिले। और कैलाश जी के साथ भी ये हुआ था कि उन्होंने टिकट नहीं लिया तो आकाश को मौका मिला। तो ये बहुत तरह की चीज़ें हैं, और ये तो राजनीति में क्यासबाजी ऐसी बहुत हम लगा सकते हैं। लेकिन जैसा आपका जो आखिरी सवाल था, संकट मोचक जो है वो संकट में है, ये सच है, लेकिन संकट मोचक अभी भी अप्रासंगिक नहीं है, ये भी उतना ही सच है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने पुनः एक बार नरोत्तम मिश्रा जी के राजनीतिक भविष्य को लेकर, उनके बच्चे की राजनीतिक लॉन्चिंग को लेकर और संकट मोचक की अगली भूमिका को लेकर काफ़ी चर्चाएं की हैं। बड़े बेबाकी से जवाब दिया रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब ने, उनका धन्यवाद। आपको यदि ये कार्यक्रम पसंद आए, आज मैं बहुत दिन बाद ये अपील कर रहा हूँ कि शेयर करिए इसको। यही चैनल है जो सारी खबरें आपके बीच में लेके आ रहे हैं। अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, कमेंट करिए। देखिए, हम आपसे कुछ मांगते नहीं हैं, तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें इसको, और हम लोगों को कम से कम एक प्रोत्साहन ज़रूर दें। नमस्कार।